नमस्कार, OneRead.News में आपका स्वागत है। आज 27 जुलाई 2025 रविवार है और हम यहाँ हैं भारत की उन सुर्खियों पर बात करने के लिए जो मायने रखती हैं। आपने अक्सर देखा होगा खबरों में कितना शोर शराबा, कितना ड्रामा होता है। हम कोशिश करते हैं उससे दूर रहने की। 200 से ज्यादा स्रोतों को खंगाल कर हम सिर्फ तथ्य लाते हैं। कोई सनसनी नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि आपको अपनी राय खुद बनानी चाहिए। हम सिर्फ वही बताते हैं जो समाचार एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं www.oneread.news पर। यह हमें स्वतंत्र रहने में मदद करता है, बिना किसी कॉरपोरेट या सरकारी दबाव के। अभी तो ये बिल्कुल मुफ्त है, तो इसे शेयर कीजिए। चलिए अब खबरों को देखते हैं शांत, स्पष्ट और तथ्यात्मक तरीके से। तो आज की पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो छात्र आत्महत्याओं का बढ़ता आंकड़ा है उसे एक सिस्टमिक फेलियर कहा है, मतलब पूरे सिस्टम की नाकामी। ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, और इसीलिए कोर्ट ने कुछ बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतलब ये सभी स्कूलों, सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होंगे। क्या हैं ये दिशा निर्देश? कुछ मुख्य बातें। इसमें सबसे अहम है कि हर संस्थान में काउंसलर रखना अनिवार्य होगा। छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी कदम है। आजकल बच्चों पर दबाव बहुत है। हाँ, और इसी से जुड़ी दूसरी बात है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को अलग-अलग सेक्शन में बांटना। जैसे ए सेक्शन होशियार बच्चों का, बी सेक्शन कमजोर बच्चों का। इस पर रोक लगा दी गई है। अच्छा, ये भेदभाव खत्म करने की कोशिश है? जी, ताकि बच्चों में हीन भावना ना आए। और साथ ही स्टाफ के लिए, मतलब टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों के लिए भी मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है, ताकि वो बच्चों की जरूरतों को समझ सकें। बिल्कुल, ये कदम सीधे तौर पर छात्रों की भलाई और हमारी पूरी शिक्षा नीति को प्रभावित करेंगे। एक तरह से ये बहुत बड़ा फैसला है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। भारत और यूके के बीच एक बड़े व्यापार समझौते की खबर है। जी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ है। ये काफी समय से चल रहा था। और इससे फायदा क्या होगा? कहा जा रहा है कि 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है। 99% भारतीय सामान जो ब्रिटेन जाएगा उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे हमारे निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा। तो मतलब व्यापार बढ़ेगा और शायद नौकरियां भी। उम्मीद तो यही है। जब सामान सस्ता होगा तो मांग बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होने चाहिए। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन क्या इसमें कुछ चिंता की बात भी है? हर समझौते के कुछ ना कुछ पहलू होते हैं जिन पर सवाल उठते हैं। हाँ, कुछ चिंताएं जताई जा रही हैं। एक तो है बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। नए नियम शायद थोड़े सख्त हों। उसका असर कहाँ पड़ेगा? खासतौर पर दवा उद्योग पर। भारत सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाने के लिए जाना जाता है। चिंता यह है कि कहीं नए नियम इसे मुश्किल ना बना दें। दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और कोई मुद्दा? दूसरा मुद्दा है ब्रिटेन का कार्बन टैक्स। मतलब जो सामान बनाने में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है उस पर ब्रिटेन टैक्स लगाता है। तो भारतीय निर्यातकों को इससे छूट नहीं मिली? लगता तो नहीं है कि इस समझौते में उन्हें इससे कोई बड़ी राहत मिली है। तो ये एक और चुनौती है जिसका सामना हमारे निर्यातकों को करना पड़ सकता है। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। वहां राज्यपाल ने एक बिल वापस लौटा दिया है। जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 को पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा है। ये बिल किस बारे में था? महिला और बाल सुरक्षा से जुड़ा हुआ। हाँ, ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर था। लेकिन इसमें एक प्रावधान था जिस पर राज्यपाल को मुख्य आपत्ति थी। क्या प्रावधान था वो? महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में कुछ गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान। अच्छा, तो आपत्ति मौत की सजा को लेकर है। जी, मुख्य आपत्ति इसी को लेकर है। राज्यपाल का मानना है कि इस पर और विचार करने की जरूरत है। अब यह राज्य सरकार पर है कि वो इस पर क्या कदम उठाती है। इसका असर राज्य के क्रिमिनल लॉ पर पड़ेगा। अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है और काफी चिंताजनक है। एयर पोल्यूशन और डिमेंशिया के बीच लिंक मिला है। हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी स्टडी आई है। उन्होंने लगभग 2 करोड़ 90 लाख मतलब करीब 3 करोड़ लोगों का डेटा एनालाइज किया। 3 करोड़, ये तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है। बहुत बड़ा। और उन्होंने पाया कि लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण के संपर्क में रहता है तो डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है। किस तरह का प्रदूषण? क्या इसमें कुछ स्पेसिफिक है? जी,
उन्होंने खासतौर पे एक PM 2.5 पार्टिकल्स पर फोकस किया। ये हवा में मौजूद बहुत ही महीन कण होते हैं जो हमारे फेफड़ों और खून में आसानी से चले जाते हैं। और कितना खतरा बढ़ता है? स्टडी के मुताबिक हवा में PM 2.5 की मात्रा में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर मतलब UGM क्यूब की बढ़ोतरी से डिमेंशिया का रिलेटिव रिस्क मतलब सापेक्ष जोखिम 17% तक बढ़ जाता है। 17%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिन शहरों में पोल्यूशन ज्यादा है वहां रहने वालों को ज्यादा खतरा है। बिल्कुल। ये स्टडी साफ तौर पर दिखाती है कि वायु प्रदूषण सिर्फ सांस की बीमारियां ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी असर डालता है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। हमें एयर क्वालिटी सुधारने पर और गंभीरता से काम करना होगा। बिहार से एक बहुत ही विचलित करने वाली खबर आई है। एक महिला पुलिस अभ्यर्थी के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार हुआ। जी, ये घटना बोधगया की है। बिहार सैनिक पुलिस की एक महिला अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट दे रही थी। गर्मी बहुत थी, वो बेहोश हो गई। और फिर उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में एम्बुलेंस के अंदर ही उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय रूप से भयानक है। बिल्कुल। इस घटना ने पूरे देश में मतलब जाहिर है काफी गुस्सा और आक्रोश पैदा किया है। न्याय की मांग उठ रही है। ये महिला सुरक्षा पर कितने गंभीर सवाल खड़े करता है, वो भी उस प्रक्रिया के दौरान जब कोई पुलिस बल में शामिल होने जा रही है। हाँ, ये व्यवस्था पर भी सवाल है और न्याय प्रक्रिया पर भी। जांच चल रही है, लेकिन ये घटना बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। अब मौसम की बात करते हैं। केरल में मानसून का भारी असर दिख रहा है। जी हाँ, केरल में भारी बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से लगातार। इससे काफी नुकसान हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। क्या स्थिति ज्यादा गंभीर है? हाँ, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि बहुत भारी बारिश की आशंका है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। नदियों और बांधों का क्या हाल है? कई नदियां उफान पर हैं। बांधों का जलस्तर भी खतरनाक तरीके से बढ़ गया है। अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किए हैं और कई जगहों पर राहत शिविर भी खोले गए हैं। यातायात पर भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल, कई सड़कों पर पानी भर गया है। रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। ये दिखाता है कि हमें मौसम की ऐसी गंभीर घटनाओं और आपदा प्रबंधन के लिए कितना तैयार रहने की जरूरत है। तकनीक के क्षेत्र से एक दिलचस्प खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच पहले क्वांटम कंप्यूटर को लेकर कुछ बहस छिड़ गई है। हाँ, ये थोड़ी कंपटीशन वाली बात हो गई है। आंध्र प्रदेश ने घोषणा की कि वो नवंबर तक भारत का पहला स्वदेशी 8 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर लगा देंगे। 8 क्यूबिट? और ये बेंगलुरु की एक फर्म QPII के साथ मिलकर कर रहे हैं। जी, लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, कर्नाटक ने जवाब दिया। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक का कहना है कि उनके यहाँ बेंगलोर में तो अप्रैल 2025 से ही एक 25 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर जिसका नाम इंडस है, वो कमर्शियली चल रहा है। 25 क्यूबिट? वो तो 8 क्यूबिट से काफी ज्यादा शक्तिशाली हुआ। क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बताते हैं। जितने ज्यादा क्यूबिट्स उतना शक्तिशाली कंप्यूटर। तो कर्नाटक का दावा है कि पहला और ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर तो उनके पास पहले से है। तो ये पहले का क्रेडिट लेने की होड़ है एक तरह से। लगता तो यही है। ये दिखाता है कि कैसे राज्य भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कि भारत क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में प्रगति कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर से 2 खबरें हैं और दोनों थोड़ी चिंताजनक लग रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों के मुनाफे में गिरावट आई है। जी, पहली तिमाही यानी Q1 के नतीजे आए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 7% गिरकर 3,282 करोड़ रहा। और IDFC फर्स्ट बैंक का? उनका नेट प्रॉफिट तो 32% गिरा है, 463 करोड़ पर आ गया है। 32%? ये तो काफी बड़ी गिरावट है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? दोनों बैंकों के मामले में एक मुख्य वजह है माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में बढ़ते हुए बैड लोड्स यानी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसके लिए उन्हें ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी, मतलब मुनाफे का एक हिस्सा अलग रखना पड़ा। अच्छा, तो जो छोटे लोन दिए थे उनमें दिक्कतें आ रही हैं? लगता है। और दूसरी वजह है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कम होना। मतलब बैंक जो लोन पर कमा रहा है और जो डिपॉजिट पर दे रहा है उसके बीच का अंतर कम हो गया है। तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ चिंता के संकेत है? कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कुछ बैंकों, खासकर जिनका माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर ज्यादा है, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण भारत चलें तो तमिलनाडु में बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, करीब 4,900 करोड़ रुपए की। जी हाँ, तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया जा रहा है। ये 4,900 करोड़ की परियोजनाएं कई सेक्टर्स में फैली हुई हैं। किन किन क्षेत्रों में? इसमें हवाई अड्डे हैं, हाईवेज हैं,
रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, बंदरगाह यानी पोर्ट्स हैं और बिजली से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। मतलब चौतरफा विकास पर फोकस है। कोई खास प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन हुआ हो? हाँ, एक मुख्य आकर्षण था तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन। इससे क्या फायदा होगा? इससे दक्षिणी तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में हवाई कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ज़्यादा फ्लाइट्स आ जा सकेंगी, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। ये राज्य के आर्थिक विकास के लिए भी अच्छा है। अब एक खबर विदेश से, डबलिन आयरलैंड से। वहाँ एक भारतीय पर हमला हुआ है। जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। डबलिन में एक भारतीय टेक वर्कर काम करते हैं। उन पर कुछ किशोरों के एक समूह ने हमला कर दिया। क्या हुआ था? बताया जा रहा है कि ये बिना किसी उकसावे के हमला था। उन पर बेरहमी से हमला किया गया, चाकू मारा गया और उन्हें लूट भी लिया गया। ये तो बहुत भयानक है। क्या ये हेट क्राइम का मामला लग रहा है? इस घटना के बाद भारतीय समुदाय में काफी रोष है। 100 से ज्यादा लोगों ने मौन विरोध प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग है कि न्याय मिले और जो बढ़ते हुए हेट क्राइम्स और जेनोफोबिया यानी विदेशियों के प्रति नफरत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाता है। बिल्कुल, सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और ये जरूरी है कि स्थानीय प्रशासन इस पर गंभीरता से ध्यान दे। वापस भारत आते हैं। संसद में अच्छा काम करने वाले सांसदों को सम्मानित किया गया है। जी, 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये लोकसभा में उनके प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। किन सांसदों को मिले हैं ये सम्मान? कुछ नाम? इसमें कई पार्टियों के सांसद शामिल हैं, जैसे एनसीपी की सुप्रिया सुले, बीजेपी के रवि किशन। ये अच्छी बात है कि ये पुरस्कार पार्टी लाइन से ऊपर उठकर दिए जाते हैं। हाँ, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि अच्छे काम को पहचान मिले। किस आधार पर चुना जाता है इन्हें? इसमें देखा जाता है कि सांसद ने कितनी बहसों में हिस्सा लिया, कितने सवाल पूछे, कितने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए, सदन में उनकी उपस्थिति कैसी रही। मतलब उनकी ओवरऑल भागीदारी और योगदान को परखा जाता है। तो ये एक तरह से सांसदों को और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी बिल्कुल, ये सुशासन और जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। खेल जगत से, खासकर क्रिकेट से बड़ी खबर है। कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में रिकॉर्ड बनाया है। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ जो चौथा टेस्ट चल रहा है, उसके चौथे दिन भारत की हालत थोड़ी पतली थी। 2 विकेट शून्य पर गिर गए थे। अच्छा, मुश्किल स्थिति थी। जी, लेकिन फिर कप्तान शुभमन गिल ने पारी संभाली। उन्होंने नाबाद 78 रन बनाए और टीम को मुश्किल से निकाला। ये तो कप्तानी पारी हुई, लेकिन रिकॉर्ड क्या बना? उन्होंने एक टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि है। और गिल इस सीरीज में शानदार फॉर्म में रहे हैं और ये रिकॉर्ड बनाना, वो भी कप्तानी करते हुए, दिखाता है कि वो दबाव में कितना अच्छा खेलते हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ये यकीनन अच्छी खबर है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस था। देश ने अपने नायकों को याद किया। जी, कारगिल युद्ध को 26 साल हो गए हैं। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हुए और 1999 के युद्ध के शहीदों और नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बार कुछ खास पहल भी हुई थी, सुनने में आया। हाँ, एक बहुत ही खास और सराहनीय पहल सेना ने की। सेना की 37 टीमें बनाई गईं। और इन टीमों ने क्या किया? इन टीमों ने भारत और नेपाल में कारगिल युद्ध के सभी 545 शहीदों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनके घर जाकर। सभी 545 परिवारों से? ये तो बहुत बड़ा प्रयास है। बहुत बड़ा और बहुत ही व्यक्तिगत। ये सिर्फ एक औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि शहीदों के परिवारों तक सीधे पहुंचकर उन्हें ये एहसास दिलाना था कि देश उनके बलिदान को भूला नहीं है। ये राष्ट्रीय गौरव और एकता का एक अनूठा प्रदर्शन था। अब एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। गाजा में काम कर रहे पत्रकारों को लेकर बड़ी समाचार एजेंसियों ने चिंता जताई है। जी, ये एक असाधारण कदम है। दुनिया की 4 प्रमुख न्यूज एजेंसियां, एसोसिएटेड प्रेस, एपी, एजेंस फ्रांस प्रेस, एएफपी, रॉयटर्स और बीबीसी न्यूज, इन्होंने मिलकर एक साझा बयान जारी किया है। किस बारे में है ये बयान? ये बयान गाजा में काम कर रहे उनके पत्रकारों, उनके स्टाफ के बारे में है। एजेंसियों का कहना है कि उनके कर्मचारी वहां भुखमरी के कगार पर हैं। भुखमरी मतलब खाने पीने की भारी किल्लत है। जी, हालात इतने खराब हैं कि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। एजेंसियों ने इजरायली अधिकारियों से अपील की है कि उनके स्टाफ के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया जाए और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। इससे खबरें जुटाने पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल, अगर पत्रकार खुद ही सुरक्षित नहीं है और भूखे हैं, तो वो जमीनी हकीकत कैसे दुनिया तक पहुंचाएंगे?
ये दिखाता है कि संघर्ष वाले इलाकों में रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक और मुश्किल होता जा रहा है। अफ्रीकी देश नाइजर की बात करें तो वहाँ सैन्य तख्तापलट को 2 साल हो गए हैं। क्या हालात हैं अब वहाँ? 26 जुलाई को नाइजर में हुए सैन्य तख्तापलट की दूसरी बरसी थी। 2 साल पहले सेना ने वहां की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था। तो क्या 2 साल बाद स्थिति सामान्य हुई है? नहीं, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। देश अभी भी गंभीर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है और साथ ही आतंकवादी हमलों में भी फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। मतलब सुरक्षा की स्थिति भी खराब हुई है। जी, ये पूरे साहिल क्षेत्र जो पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा है, वहां पहले से ही सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। नाइजर की अस्थिरता इस पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। पड़ोसी देश ताइवान से खबर है, वहाँ विपक्षी सांसदों को हटाने की कोशिश नाकाम हो गई है। जी, ताइवान में रिकॉल चुनाव हुआ था। कुछ विपक्षी सांसदों जो नेशनलिस्ट पार्टी यानी केएमटी के थे, उन्हें उनके पद से हटाने के लिए वोटिंग हुई थी। लेकिन मतदाताओं ने उन्हें हटाने से इनकार कर दिया। हाँ, मुकाबला काफी करीबी रहा, लेकिन अंततः मतदाताओं ने इन सांसदों को हटाने की मांग खारिज कर दी। इसका क्या मतलब है राजनीतिक तौर पर? ये सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के लिए एक झटका है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति लाई चिंगते को संसद में एक मजबूत विपक्ष का सामना करना जारी रखना होगा। विधायिका में उनकी राह आसान नहीं होगी। ये क्षेत्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। और अंत में हमेशा की तरह कोविड-19 का अपडेट। जी, आज सुबह 7 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 351 रह गई है। और पिछले 24 घंटों में पिछले 24 घंटों में कोविड से कोई मौत दर्ज नहीं हुई है। सक्रिय मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मणिपुर में 3 मामले हुई है, जबकि सबसे ज्यादा कमी केरल और तमिलनाडु दोनों में 4 मामले में दर्ज की गई है। तो स्थिति नियंत्रण में लग रही है। जी, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। Follow us on Spotify to listen to this podcast every morning at 8 a.m. तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां और उन पर हमारी बातचीत। हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ तथ्य मिले, बिना किसी पक्षपात या भावनात्मक मोड़ के। उम्मीद है इस जानकारी से आपको आज की घटनाओं की एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद मिली होगी। जी, हमारा मकसद यही है कि श्रोता खुद अपनी समझ बना सकें। और ये तभी संभव है जब आप जैसे श्रोता हमारा साथ दें। www.oneread.news पर जाकर आप हमें सहयोग दे सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमें विज्ञापन मुक्त और स्वतंत्र रहने में मदद करता है। अभी तो ये बिल्कुल मुफ्त है, तो इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको ये तरीका पसंद है जहां खबरें शांत और स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचती हैं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें। आपका समर्थन ही हमें तथ्यात्मक और संक्षिप्त समाचार देने के हमारे मिशन को जारी रखने की ताकत देता है। आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमने आपके समाचार जानने के अनुभव में कुछ सकारात्मक बदलाव लाया होगा। हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों और उनके विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार। नमस्कार।